नमस्कार दोस्तों, ये अपनी तीसरी क्लास है कक्षा 12 इतिहास और परिचय वाली। तो अपने जैसे कि ये वाले पेज पढ़ लिए थे, ये वाले, ये आपका मैप है राजस्थान का 41 जिलों के अनुसार है। इसके बाद राजस्थान की प्रशासनिक इकाइयाँ वही मैप है, लेकिन ये 33 जिलों के हिसाब से हैं। ये कर्क रेखा जो है काट रही है बांसवाड़ा को, माही नदी गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ये देखिए आप, कोणागांव श्रीगंगानगर और उत्तरी सीमा में है, और दक्षिणी सीमा में बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दोनों तरफ उत्तरी आएगा। क्वेश्चन में जानबूझ के दक्षिण दे देता है वो, तो ये गलत हो जाएगा। ये नीचे वाले से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर देख लिया आप, पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट, दोनों में क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। बात करें तो इधर कोणागांव श्रीगंगानगर है, और इधर बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा है। और इधर बात करें कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर है, और सिलाना गांव राजाखेड़ा गांव धौलपुर है। अगर बात करें सीना चौड़ा है, मतलब 869 किलोमीटर इसकी क्या है? पूर्व पश्चिम लंबाई है, और उत्तर दक्षिण लंबाई है इसकी 826 किलोमीटर। अंतर देखें, अंतर भी पूछा जाता है, तो दोनों में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का। और अगर विकर्णों की लंबाई देखें, तो विकर्णों की यदि लंबाई देखें तो जैसे कि कह सकते हैं, यहाँ से देखें आप, विकर्णों की लंबाई देखें तो ये तो उत्तरी भाग हो गया, और ये पश्चिमी भाग हो गया। तो उत्तरी पश्चिमी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 850। और ये वाली जो लंबाई है, ये कितनी हो जाएगी? 784। ठीक है, आगे चलते हैं, विकर्णों की लंबाई। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अंतर कितना आता है अक्षांश विस्तार में? 7 डिग्री 9 मिनट। ये सभी पूछा जाता है। ये आपका राजस्थान, और उसके बाद स्थिति है भारत में राजस्थान की स्थिति आ चुकी है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ पर है ये राजस्थान देखिए आप कहाँ पर है। ये रहा, ये राजस्थान, ये राजस्थान है। तो ये कौन सी सीमा है? उत्तरी। कौन सी है? दक्षिणी। और ये पश्चिमी, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम कौन से में है? उत्तर पश्चिम में। ग्लोब या विश्व के मानचित्र में तो कौन से वाला है, मैं बता दूँ आपको। यदि बात करें किसकी? ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व। राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व। और एशिया के मानचित्र की बात करें तो एशिया के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या है? एशिया के मानचित्र में राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम। एशिया के मानचित्र के हिसाब से क्या है? दक्षिण पश्चिम। और बात करें भारत के मानचित्र के हिसाब से आपको पता लग ही गया, उत्तर पश्चिम, और एशिया के हिसाब से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसके बाद बात करें राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार बताई, और विषम कोणीय चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, इस आकृति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ये बताने वाला व्यक्ति कौन था? ये बताने वाला था T.H. हैंडले ने जो है इसकी आकृति को पतंगाकार सबसे पहले बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये राजस्थान है, और राजस्थान में टचिंग जो एरिया है ये देखो, इधर ऊपर की साइड पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली है, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश के बाद ये भोपाल मध्य प्रदेश वाला इलाका आ गया ये, कि इसके बाद ये गुजरात आ गया। गुजरात का गांधीनगर इधर टच करता है, और ये इधर वाला क्या आ गया, पाकिस्तान आ गया। ऊपर श्रीनगर है, जम्मू है, कि वह जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है। तो ये आ गया। आप भारत का मैप भी देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, उत्तराखंड है यहाँ पे, ये नेपाल है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं तो बात कर सकते हैं अपन, इनके जो भाग है कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी देश, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था अपन ने, फिर पठारी प्रदेश पढ़ा था, ठीक है, पठारी प्रदेश पढ़ा था। और पठारी प्रदेश पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा था मरुस्थल, सरस्वती और सरस्वती नदियाँ, और अपन ने लूनी नदी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद विविध अंचल पे अपन चल रहे थे। जंगल प्रदेश पढ़ लिया था अपन ने, जोधपुर बीकानेर वाला क्षेत्र, मत्स्य वाला पढ़ लिया था, अलवर जयपुर भरतपुर वाला क्षेत्र, सूरचंद भरतपुर धौलपुर करौली वाला क्षेत्र, अर्जुनायन पढ़ लिया था। शुंग और कणों काल में अलवर भरतपुर आगरा और मथुरा इसमें शामिल हो जाएंगे। शिवी जो चित्तौड़गढ़ में है ये पढ़ लिया था, मध्यमे का नगरी कहलाता था, ठीक है। मेदपाट का नाम ही मेवाड़ था, और मेद कहा जाने लगा मलेच्छों की वजह से, तो मलेच्छों से संघर्ष करना पड़ा। मलेच्छों को मारने वाला अर्थात मेद कहा जाने लगा, उस क्षेत्र को मेदपाट कहते हैं। मारवाड़ को पहले मरु, फिर मरुवार, फिर अंत में मारवाड़ कहा जाने लगा। गुर्जत्रा की बात करें, गुर्जत्रा जोधपुर के दक्षिण भाग को क्या कहते थे, गुर्जत्रा कहते थे। और अबुर्द देश, सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र था उसकी गणना किस में की जाती है, अबुर्द देश में की जाती है। इसके पश्चात हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं अबुर्द देश। अबुर्द देश सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है, उस सिरोही के आसपास के क्षेत्र को अबुर्द देश, माउंट आबू, सिरोही कहा जाता है। सपाद लक्ष्य, देखो सपाद लक्ष्य वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ चुका है। सपाद लक्ष्य जंगल देश के पूर्वी भाग को, कौन सा भाग, पूर्वी भाग, ये वाला ये नक्शा है, इधर पश्चिम है और इधर क्या है, पूर्वी। तो सपाद लक्ष्य, जंगल देश के पूर्वी भाग को सपाद लक्ष्य कहते हैं। सपाद लक्ष्य क्षेत्र पर किसका शासन था, चौहानों का। चौहान शासकों का राज्य स्थापित हुआ, और इस सपाद लक्ष्य नृपति कहलाने लगे। सपाद लक्ष्य नृपति कहलाने लग गए थे। कौन, सपाद लक्ष्य यानी कि चौहान जो शासक थे वो क्या कहलाने लगे थे, सपाद नृपति कहलाने लगे थे। उसके पश्चात जब इनका राज्य विस्तार हुआ तो राजधानी कहाँ पे आ गई, शाकंभरी, सांभर आ चुकी थी। तो पूछा भी जा चुका है एग्जाम में ये। तो सपाद लक्ष्य नृपति कहा जाने लगा, और जब राज्य विस्तार हुआ तो राजधानी कहाँ पर आ गई, शाकंभरी। शाकंभरी यानी क्या हो गई, सांभर हो गई। और वे क्या कहलाए फिर, शाकंभीश्वर। जो चौहान जो शासक थे वो क्या कहलाए, शाकंभीश्वर कहा जाने लगे। जब इनकी राजधानी अजमेर आ गई, कहाँ पर आ गई, अजमेर के चौहान कहाँ पे आ गए, अजमेर में आ गए। तब इनके राज्य में मेवाड़ कौन कौन मिला, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और दिल्ली प्रदेश भी क्या हो गया, सम्मिलित हो गया इनके राज्य में। कहाँ पे आने के बाद, अजमेर आने के बाद। जैसे कि राजस्थान का हृदय कहा जाता है, तो अजमेर आने के बाद मेवाड़ शामिल हो गया, मारवाड़ शामिल हो गया, बीकानेर शामिल हो गया और दिल्ली शामिल हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, और सांभर आने के बाद तो ये शाकंभीश्वर कहलाए, और शाकंभीश्वर का दूसरा नाम है सांभर। हाड़ौती की बात करता हूँ मैं। हाड़ौती कोटा और बूंदी जिलों का क्षेत्र क्या कहलाता है, कोटा और बूंदी जिलों का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। झालावाड़ जिले का भूभाग क्या कहलाता था, झालावाड़ जिले का भूभाग मालवा प्रदेश कहलाता था, यानी कि एमपी के टच में ही है, मध्य प्रदेश के टच में है, तो मालवा प्रदेश कहलाता था। झालावाड़ का जो भूभाग है वो मालवा प्रदेश कहलाता था, ठीक है। हाड़ौती प्रदेश कोटा बूंदी वाला क्षेत्र। ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ जो क्षेत्र है वो जयपुर वाला इलाका है। देखो ढूंढाड़,
ढूंढाड़ की मैं बात करता हूँ। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता था। इस प्रकार इस भूभाग को आज हम राजस्थान कहते हैं। जिस भूभाग को हम राजस्थान कहते हैं उसके विभिन्न भागों के अलग अलग नाम रहे हैं, ठीक है। और मांड या फिर कौन सा वल्ल प्रदेश, मांड या वल्ल प्रदेश किसको कहा जाता था? जैसलमेर को। जैसलमेर को क्या कहा जाता था? मांड या वल्ल प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। आगे चले, अब आते हैं इतिहास के स्रोत। जैसा कि मैंने आप इसमें जो है विभिन्न प्रकार के सिक्कों के बारे में और गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने इससे पहले आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट का वीडियो शेयर किया है, वो ज़रूर देखें। उसमें भीमबेटका गुफाएं हैं और सिंधुकालीन सभ्यता की जो लिपियां हैं वो बताई गई है, उसके सिक्के बताए गए हैं, तो उनको ज़रूर देखें, उनके चित्र बताए गए हैं। तो इतिहास के स्रोत देखो, इतिहास कहाँ से आया? इतिहास अतीत काल यानी बीते हुए समय की घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज है। बिल्कुल प्रमाणिक दस्तावेज है ये, जो इतिहासकार द्वारा लिखा गया है। इतिहासकार ही लिखेंगे इसको, अर्थात अतीत काल की यानी बीती हुई समय की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ साक्ष्य या कुछ प्रमाण ऐसे होते हैं जो उसकी क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। साक्ष्य स्वयं में क्या होते हैं? मूक होते हैं, यानी बोलते नहीं हैं। ऐसे साक्ष्य होते हैं जो जानकारी देते हैं, बोलेंगे नहीं। इतिहासकार उन्हें क्या करता है? बुलवाता है। इतिहासकार का काम ही ये होता है, उनको बुलवाने का काम कौन करता है? इतिहासकार करता है। ये हमें कई रूपों में उपलब्ध होते हैं, जैसे किसी भी रूप में बुलवा सकता है इतिहासकार। एक स्मारक के रूप में बुलवा सकता है, एक सिक्कों के रूप में बुलवा सकता है ना, या फिर एक अभिलेख के रूप में बुलवा सकता है, एक साहित्य के रूप में, या फिर एक दस्तावेज के रूप में। राजस्थान के अत्यंत प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं, क्योंकि तब मानव ने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था। पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं इसमें, क्योंकि तब मानव ने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था। मध्यकाल में यानी कि जब मुस्लिम सत्ता का आधिपत्य हुआ, जब मुग़ल आए भारत में, राजस्थान और भारत में कौन आए? मुग़ल आए। तो उस समय पर क्या हुआ? मध्यकाल में इतिहास का ज्ञात कराने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हो गए। समय समय पर आने वाले विदेशी जो यात्री आते थे हमारे भारत देश में, तो राजस्थान में भी आते थे, तो विदेशी यात्रियों ने अपनी दृष्टि से यात्रा संबंधित क्या किया? लेखन कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में अनेक क्या थी? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में अनेक छोटी बड़ी क्या थी? रियासतें थी, जिन्होंने अपने स्तर पर अपने अपने पूर्वजों का इतिहास संजोया। अपने अपने जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, उनका इतिहास लिखा, ठीक है। इसलिए स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले राजस्थान का इतिहास इन्हीं रियासतों का क्या था? इतिहास था। मतलब रियासतें थी पहले, क्या थी? रियासतें थी, तो उनका इतिहास है। इन सब के इतिहास को जोड़कर देखा जाए तो राजस्थान का इतिहास दिखाई देता है। रियासतों के इतिहास को जोड़कर देखा जाए तो राजस्थान का इतिहास दिखाई देता है। अतः राजस्थान के इतिहास के साधनों को हम अध्ययन सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो अपन बात कर सकते हैं किसकी? पुरातात्विक स्रोत। इसके क्या मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं। एक साहित्यिक स्रोतों की बहुत सारी रचनाएं हुई, ठीक है। पुरालेख, पुराने लिखी हुई चीज़ें, और आधुनिक साहित्य। आधुनिक जो साहित्य है, तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरालेख और आधुनिक साहित्य, इनकी हम चर्चा करते हैं चारों की। इसमें देखें आप, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अपन क्या पढ़ते हैं? पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन राजस्थान के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की अहम भूमिका रही है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाया गया है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेष। भूतकाल में जो आधे तो खत्म हो गए, और बचे हुए जो भौतिक अवशेष हैं, उन अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना। जो बचे हुए जो अवशेष हैं, उनके माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना। ये अवशेष हमें किसके रूप में प्राप्त हुए हैं? अभिलेख के रूप में, मुद्राओं यानी कि सिक्कों के रूप में प्राप्त हुए हैं, मोहरों के रूप में प्राप्त हुए हैं, भवनों के रूप में प्राप्त हुए हैं, स्मारक, मूर्तियाँ, उपकरण, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, आभूषणों के रूप में और अन्य रूपों में ये प्राप्त हुए हैं। ये है पुरातात्विक। अब पुरातात्विक कुछ भी हो सकता है, स्मारक हो सकता है, कोई भी मुद्राएं हो सकता है, अभिलेख हो सकता है। तो इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों का अधिक महत्व है।
क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनसे प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और दोष रहित मानी जाती है। ठीक है, कथन कारण संबंधी इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अत्यधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और दोष रहित माने जाते हैं। और उसके नीचे कथन आ जाएगा, और क्या कथन आ जाएगा, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों का महत्व अधिक होता है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, ये देखो, इसके दो कारण बताए। प्रथम, पुरातात्विक अवशेष समसामयिकी और प्रामाणिक दस्तावेज होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें होती है ये, और उस समय की समसामयिकी यानी उस समय की होती है, इस वजह से वह सही जानकारी देते हैं। दूसरा क्या है इसका कारण, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनमें अतिरंजना का अभाव होता है तथा ये काल विशेष के दोष रहित और पारदर्शी दस्तावेज, बिल्कुल पारदर्शी होते हैं ये, बिल्कुल क्लियरिटी होती है इनमें। इनके 5 भागों में विभक्त किया जाता है इनको। एक तो अभिलेख के रूप में, एक मुद्राओं के रूप में। ठीक है, एक तो अभिलेख के रूप में यूज किया जाएगा, एक मुद्राओं या सिक्कों के रूप में, या एक स्मारक, दुर्ग और मंदिरों के रूप में, स्तूप के रूप में, या स्तंभ के रूप में, या शैल चित्रों के रूप में, उत्खनित पुरा अवशेष जो खोदे गई चीज़ें हैं प्राचीन, उनके बचे हुए अवशेषों के रूप में, भग्न अवशेषों के रूप में, मृद भांड के रूप में, उपकरण के रूप में, आभूषण के रूप में इनको जो है रखा जाता है। 5 भागों में विभक्त किया गया है। अभिलेख, सबसे पहला आता है अभिलेख। देखो, अभिलेख क्या है, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, अभिलेख। ठीक है, इसका मुख्य कारण उनकी तिथि युक्त, क्योंकि अभिलेख में क्या अंकित रहती है, तिथि यानी कि दिनांक, डेट रहती है उसमें, समसामयिकी होना, और उस समय की रहती है जिस टाइम पे कोई भी चीज़ बनी होगी तो उसकी क्या है, डेट अंकित होती थी। ये प्राय पाषाण पट्टिकाओं पर, किस पर, पत्थर की जो पट्टिकाएँ होती थी, पत्थर की पट्टिकाओं पर, स्तंभों पर, कोई भी खंभों पर, शिलाओं पर, चट्टानों पर, ताम्रपत्रों या तांबे के पत्तों पर, है ना, ताम्रपत्रों यानी कि तांबे के बर्तन ले सकते हैं, या ताम्र कोई भी सामग्री पर, मूर्तियों पर आदि पर खुदे हुए मिलते थे, तो उनकी डेट से पता लग जाता था कि ये किस समय की हो सकती है। तो अभिलेख तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ये अधिकांशतः महाजनी लिपि, अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो अभिलेख थे उनमें सबसे पहले अधिकांशतः कौन सी लिपि में यूज होते थे, वो महाजनी लिपि में, या फिर कौन सी लिपि में खोदे हुए मिलते हैं, हर्ष लिपि में। मतलब पहले चट्टानों को सिर्फ खोद कर ही उन पर उकेरा जाता था, उनको खोद कर। तो ये ज़्यादातर कौन सी लिपि में प्रयुक्त होते हैं, ये ज़्यादातर महाजनी लिपि में मिलते हैं हमें, या फिर कौन सी लिपि में, हर्ष लिपि में खोदे गए हैं। इसमें वंशावली, देखो इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें वंशावली क्रम मिलता है, इसमें तिथियाँ मिलती है, इसमें विशेष घटना का पता चलता है, विजय का पता चलता है, दान आदि का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता है। भाई कौन कौन सी चीज़ें दान दी, कौन कौन सी विजय प्राप्त की, कौन सी घटनाएं हुई, डेट अंकित होती है। और वंशावली क्रम मतलब किसका बेटा कौन था, किसका पिता कौन था, इस प्रकार का वंशावली क्रम होता है, वो उत्कीर्ण करवाया जाता है। और स्पष्ट रूप से इन अभिलेखों में शासक वर्ग की क्या होती है, उपलब्धियां अंकित करवाई जाती है। तो सीधी सी बात है, अभिलेखों में क्या होएगी, जो राजा महाराजा ने जितने अच्छे कार्य किए उन कार्यों की और उनके द्वारा किए गए बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध और वीरता का बखान इसमें किया जाता है। चित्तौड़ की प्राचीन, देखो कुछ जानकारियाँ हम बहुत ही विशेष जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति की बात करें, तो चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति की यदि बात करें तो चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति में मौर्य वंश, कौन सा वंश, मौर्य वंश। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति में मौर्य वंश का इतिहास की जानकारी कौन सी अभिलेख में, मान मौर्य के अभिलेख में मिलती है। ठीक है, मान मौर्य के अभिलेख से, जो 1713 का था। मान मौर्य का अभिलेख कब का था, 1713 नहीं है, सॉरी, 713 ईस्वी का था। कब का था, 713 ईस्वी का। किसका अभिलेख था, मान मौर्य का, जो कहा गया चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति के बारे में बताता है। या फिर अपन कह सकते हैं 770 विक्रमी संवत का था, 770 विक्रमी संवत, या फिर 713 ईस्वी का था मान मौर्य का अभिलेख। उससे जानकारी प्राप्त होती है मौर्य वंश के इतिहास की। 946 ईस्वी की बात करें तो 946 मतलब 1003 विक्रमी संवत के प्रतापगढ़ के लेख, कौन सा लेख, प्रतापगढ़ के लेख से तत्कालीन कृषि, वहाँ जो कृषि होती थी, वहाँ का जो समाज था, वहाँ का जो धर्म था, उसकी जानकारी भी मिलती है। ठीक है,
तो मान मौर्य के अभिलेख से जो 713 ईस्वी का था, और प्रतापगढ़ का लेख जिससे कृषि समाज धर्म की जानकारी मिलती है। 953 ईस्वी में क्या हुआ? 953 ईस्वी यानी कि 1010 विक्रमी संवत के सांडे राव के अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सांडे राव के अभिलेख। देखो आप नई नई चीज़ें सीखेंगे आप इसमें। आपने कभी सुनी नहीं होगी सांडे राव का एक क्या मिला है? अभिलेख मिला है। तो सांडे राव के अभिलेख से वराह मंदिर, ठीक है, वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। वराह मंदिर की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का व्यापार कैसा था, कर कैसे लिया जाता था, टैक्स कैसे लिया जाता था, वहाँ के जो सरकारी जो पदाधिकारी थे वो कैसे थे, उनके बारे में पता चलता है। कौन से अभिलेख से? सांडे राव के अभिलेख से, ठीक है, जो कब का था? 953 ईस्वी यानी कि 1010 ईस्वी का था सांडे राव का अभिलेख। इसी तरह बीसलदेव चतुर्थ, बहुत ही फेमस प्रश्न यहाँ से आता है। तो बीसलदेव चतुर्थ यानी बीसलदेव चतुर्थ जो था, बीसलदेव चतुर्थ का हरिकेली नाटक, कौन सा नाटक? हरिकेली नाटक, और उसके राजकवि, ये प्रश्न आ भी चुका है। बीसलदेव चतुर्थ का कौन सा नाटक है? हरिकेली। कौन सा नाटक है? बीसलदेव चतुर्थ का हरिकेली नाटक है, और उसका राजकवि था कौन? सोमेश्वर। राजकवि कौन था? सोमेश्वर। सोमेश्वर ने कौन सी रचना रची? ललित विग्रह राज नाटक। क्या लिखा? ललित विग्रह राज नाटक। तो ध्यान रखना, बीसलदेव के द्वारा तो क्या रचा गया? हरिकेली नाटक रचा गया, और उसके राजकवि के द्वारा क्या रचा गया? ललित विग्रह राज नाटक रचा गया। तो सोमेश्वर द्वारा ललित विग्रह राज रचा गया। तो ललित विग्रह राज जो नाटक है उसकी शिलाओं पर लिखे गए। किस पर लिखे गए थे? शिलाओं पर, यानी पत्थर की चट्टानों पर लिखे गए थे। बीसलदेव चतुर्थ का हरिकेली और राजकवि सोमेश्वर का ललित विग्रह राज नाटक शिलाओं पर लिखे हैं, जो चौहानों के इतिहास के बारे में है ना। बीसलदेव चतुर्थ महान चौहान सम्राट था, तो चौहानों के इतिहास का क्या है? प्रमुख स्रोत है। 1161 की मैं बात करूँ, 1161 यानी कि 1218 विक्रमी संवत, 1218 विक्रमी संवत के कुमारपाल के लेख में, कौन से लेख में? कुमारपाल के लेख में आबू के परमारों की, कौन से परमारों की? आबू, आबू यानी माउंट आबू, तो आबू के परमारों की वंशावली प्रस्तुत की गई है। किसमें? कुमारपाल के लेख में। तो पाल से बना देना, प से परमार, तो आबू के जो परमार है, तो और वो से बना देना आबू के। तो आबू के जो परमार है उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? आबू के परमारों की जानकारी जो है कुमारपाल के लेख से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। 1169 ईस्वी में 1226 विक्रमी संवत का कौन सा अभिलेख? बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख से भी चौहानों के समय की किसका बारे में पता चलता है? कृषि के बारे में, धर्म के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता चलता है। किससे? बिजोलिया अभिलेख से, जो कब का है? 1226 विक्रमी संवत या 1169 ईस्वी का। 1460 की बात करें, 1460 में 1517 विक्रमी संवत का कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, देखो कीर्ति स्तंभ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है कब की थी? 1460 की। 1460 की क्या थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 यानी कि 1517 विक्रमी संवत की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बप्पा रावल, किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में, राणा हमीर के बारे में और महाराणा कुंभा के बारे में जो है विस्तृत जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो कब की थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1517 की। उसके पश्चात बात करें कुंभा के बारे में, हमीर के बारे में और बप्पा रावल के बारे में। 1676 ईस्वी में 1676 का मतलब क्या है? 1732 विक्रमी संवत में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति लिखवाई। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं, प्रशस्ति एक तरफ प्रशस्ति आ जाएगी और दूसरी तरफ कौन आ जाएंगे? उनके निर्माण करता। तो राज प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? महाराणा राज सिंह ने क्या लिखवाई? राज प्रशस्ति यानी कि अपनी वीरता, बहादुरी, युद्धों का वर्णन राज प्रशस्ति लिखवाई। राज सिंह ने, मेवाड़ का महाराणा था राज सिंह। इसमें मेवाड़ का इतिहास है और महाराणा की उपलब्धियों का वर्णन है।
राज सिंह प्रशस्ति में। इसी प्रकार गौरी द्वारा चौहानों की पराजय के बाद जब मोहम्मद गौरी 1191-1192 का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो जब गौरी द्वारा चौहानों की क्या हो गई, पराजय हो गई, है ना। जब मोहम्मद गौरी ने चौहानों की पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, हरा दिया, तो उसके बाद भारत में कौन आ गए, तुर्क। भारत में तुर्क प्रभाव क्या हो गया, स्थापित हो गया। और उन्होंने भी फारसी भाषा में अनेक अभिलेख लिखवाए। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में अनेक अभिलेख लिखवाए 1192। पहला युद्ध तो हुआ था 1191 और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। तो जब 1192 में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गया, तो उसके बाद जो है तुर्क प्रभाव स्थापित हो गया और इन्होंने फारसी भाषा में अनेक अभिलेख लिखवाए। अजमेर में देखो, अजमेर में क्या किया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का अभिलेख 1200 ईस्वी का फारसी अभिलेख है ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो आप, है ना, मज़ा। तो बहुत ही शानदार और जानदार चीज़ें हैं इसमें। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अभिलेख कौन से ईस्वी का है, 1200 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का है अभिलेख, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा 1200 ईस्वी का फारसी अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, फारसी अभिलेख है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 1637 ईस्वी का, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो अजमेर में है 1637 ईस्वी का शाहजहानी, कौन सी मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद का क्या है, अभिलेख है। शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख है। अब पेपर सेटर बनाने में कहीं से भी बना देता है। यहीं से मान लो प्रश्न बना लिया उसने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 1637 ईस्वी का जो है शाहजहानी मस्जिद का क्या है, अभिलेख है। जिससे पता चलता है कि शहजादा जो खुर्रम था, शाहजहानी जो मस्जिद है वो शाहजहानी मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि शहजादा जो खुर्रम था उसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को हराने के बाद, शहजादा खुर्रम ने किसको हराया, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, यानी कि महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह उसको। तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को शहजादा खुर्रम ने हराने के बाद यहाँ पर क्या बनवाई थी, मस्जिद बनवाई थी, जो कौन सी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, शाहजहानी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कहाँ पर, अजमेर में। उसके बाद देखो मुग़ल काल में अजमेर, नागौर, रणथंभौर, गागरोन, शाहाबाद, चित्तौड़ आदि स्थानों पर फारसी अभिलेख खुदवाए गए। मुग़ल काल यानी कि मुग़ल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद अजमेर में, नागौर में, रणथंभौर में, गागरोन में, शाहाबाद, चित्तौड़ आदि स्थानों पर फारसी अभिलेख खुदवाए गए। जैसे कि अकबर के द्वारा मैगनीज दुर्ग बनवाया गया, कहाँ पर, अजमेर में, जो अंग्रेज़ों का बाद में शस्त्रागार बना। ठीक है, उसके बाद देखो इन अभिलेखों में हिजरी संवत का प्रयोग है। कौन से संवत का, हिजरी संवत का। तो जहाँ जहाँ पर फारसी अभिलेख आएगा वहीं पर जो है फारसी भाषा आएगी, वहीं पर हिजरी संवत का प्रयोग आएगा निश्चित रूप से। ठीक है, अतः फारसी अभिलेख भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके पश्चात अपन अगले वीडियो में चलेंगे मुद्राएं और सिक्कों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा हिंट देख लें आप इसका, थोड़ा सा ये देखिए, ये देखो आप, अलिखित ढली हुई मुद्राएं इस प्रकार की हुआ करती थी। उसके पश्चात अपन पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़ें। ये देखो महाकायसान शैल चित्र आलनिया कोटा का, ये देखो आप, सिंधुकालीन सभ्यता की जो भीमबेट का जो चित्र है ना, वहाँ पर जो पेंटिंग हुआ करती थी वो इस प्रकार से चट्टान की पेंटिंग हुआ करती थी। और मैंने छोटे से वीडियो में आपको बता चुका हूँ भीमबेटका की जो गुफा चित्र वो किस प्रकार के हुआ करते थे। और इस प्रकार से अपन इनको पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राधे राधे।